देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने लिफ्ट प्रॉब्लम आपको कराई थी, आसान टॉपिक था, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में ध्यान दीजिए भैया, एक टॉपिक मिस हो गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर टॉपिक बेस्ड था, ठीक है भैया, आसान टॉपिक था, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, हम जानते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू में फाइनल मोमेंटम, ठीक है, ये कहता है। इसके एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉपिक का नाम ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन आपने सुना होगा, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसका मतलब ये होता है कि जब बंदूक चलती है तो गोली आगे जाती है, लेकिन गन क्या होती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है, इसको रिकॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे रिकॉइलिंग ऑफ गन का गन कहते हैं, ठीक है भैया। जब बंदूक आगे चलती है तो बंदूक जाने के बाद, गोली आगे जाने के बाद बंदूक क्या होती है, थोड़ी पीछे की तरफ आती है, इसे रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। कह रहा भैया यहाँ पर कैपिटल एम क्या है भैया, मास ऑफ गन है, क्या है भैया, मास ऑफ गन है। स्मॉल एम क्या है भैया, मास ऑफ बुलेट जो उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। और बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर रेस्ट, फायर करने से पहले दोनों ही क्या थे भैया, रेस्ट की कंडीशन में थे, क्या थे, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया भैया, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो, ठीक है। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग करने के बाद गन क्या होती है भैया, पीछे की तरफ आती है, और बुलेट जो होती है वो आगे की तरफ जाती है, यानी दोनों के पास क्या होता है, मोमेंटम आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी v और गन मूव्स विद वेलोसिटी ये, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इसे, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसे, रिकॉइलिंग वेलोसिटी। तो इसी की कैलकुलेशन करनी है, इसके ऊपर काफी अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। आपको पता लगेगा कि जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जिससे गोले छोड़े जाते हैं, तोप के गोले, तोप जिसे कहते हैं, तोप बहुत भारी रखते हैं, बहुत भारी होती है तोप आपकी, क्यों, क्या जरूरत है इतना भारी तोप बनाने की, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है भैया। लिखा हुआ है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, हमें मुझे पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई होता है, जब आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हो, नहीं लगाते हो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है भैया कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग या टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा भैया, बराबर। आपको पता है स्टार्टिंग में दोनों क्या थे, दोनों रेस्ट में थे, इसलिए दोनों का मोमेंटम क्या था, जीरो था। लेकिन जब फायर कर दिया मैंने तो बुलेट का मास इतना था, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, यानी उसके पास मोमेंटम इतना आ गया। गन का मास इतना था, उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, इधर आ गई, ठीक है भैया। दोनों को जोड़ेंगे तो इनिशियल बराबर में फाइनल होता है, इनिशियल क्या हो गया, जीरो, फाइनल क्या हो गया, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, समझ गए। तो भैया इसको परली साइड में ले आओ, एक साइड में ले आओगे तो एक चीज क्या होगी, माइनस रहेगी, दूसरी चीज क्या होगी, प्लस रहेगी। भाई प्लीज बोली नहीं। तो यहाँ पर v जो आया है, v क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, और ये आपको बता दूं तो ये होती है पॉजिटिव टर्म, ये क्या होती है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, ये एक पॉजिटिव टर्म है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव यहाँ पर लगा हुआ आगे, वो किसके लिए लगा होगा, बुलेट की वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है भैया अगर बुलेट की वेलोसिटी राइट साइड में है तो नेगेटिव लगा दोगे तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि भैया जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो ये बता रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी और रिकॉइलिंग वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अगर बुलेट आपकी राइट साइड में आ रही होगी तो गन कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर एक बात और देखने को मिली है कि भैया यहाँ पर जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है वो मास के इनवर्सली है। गन का मास अगर बढ़ा दोगे तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब हैवी गन रहेगी ना तो कम रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ कम जर्क मारती है। लेकिन जो हल्की गन होती है ना उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी होती है, पीछे की तरफ ज्यादा होती है। तोप का गोला, जब तोप का गोला बाहर निकलता है तो बहुत हाई मोमेंटम से निकलता है। अपने को पता है जितना मोमेंटम उस गोले का होगा उतना मोमेंटम क्या होना चाहिए, टैंक का भी होना चाहिए। अगर टैंक का मास वहां पर कम होगा तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब टैंक क्या होगा, काफी ज्यादा पीछे आएगा, हो सकता है पलट भी जाए। इसलिए टैंक के मास को क्या कर देते, बहुत भारी कर देते, बहुत हैवी कर देते हैं, जिसकी वजह से गोले का कितना भी हाई मोमेंटम हो लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से जो टैंक का मोमेंटम होगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर मान लीजिए मोमेंटम गोले का भी उतना ही है और टैंक का भी उतना ही है,
हम चाहते हैं टैंक की वेलोसिटी कम हो, तो इसलिए हम उसके मास को क्या करेंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। इसलिए टैंक वगैरह का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें एक एप्लीकेशन भी है, नीचे आप पढ़ोगे कि जो गन वगैरह होती है वो दो हाथ से, जो प्रोफेशनल गन जो चलाने वाले होते हैं जो, ठीक है, वो दो हाथ से जनरली चलाते हैं, ठीक है। जो तगड़ा बंदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ से चला लेता है, लेकिन जो कमजोर होते हैं वो दो हाथ लगाकर चलाते हैं। रीजन क्या होता है, दो हाथ से टाइटली पकड़ने पर क्या होता है, उस गन में आपकी बॉडी का मास एड अप हो जाता है। तो कुल मास कितना हो गया, मेरी बॉडी का मास प्लस गन का मास, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बुलेट आगे निकलती है तो उतना ही मोमेंटम क्या होगा, गन का होगा। लेकिन यहाँ पर उस गन के मास में मेरा मास जुड़ जाता है, इसलिए मास काफी हैवी हो जाता है और रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम आती है। ठीक है भैया। आपने देखा मिसाइल लॉन्चर, और मिसाइल लॉन्चर जो कंधे पे रख के चलाते हैं उसे कारतूस कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो उसको ना कंधे पे एकदम चिपका के चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया वो जो कारतूस निकलता है, लॉन्चर जो निकलता है, ठीक है, लॉन्च जो होता है वो काफी हैवी होता है, उसका मोमेंटम भी क्या होता है, काफी ज्यादा हैवी होता है। अगर हम उसको ढीले से ऐसे आराम से रखें ना, तो गन का मास क्या होता है, हमारे मास से के साथ ऐड नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए उसका मास कम रहता है, तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी काफी ज्यादा होगी और हमारा कंधा भी टूट सकता है। इसलिए क्या करते हैं, उसको कंधे पे एकदम सटा करके टाइटली पकड़ करके तब चलाते हैं, ताकि हमारा मास और उस जो लॉन्चर है उसका मास दोनों ऐड हो जाए, ठीक है, और रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या है, कम है। ठीक है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगी, समझ गया भैया। तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी में आपने देखा भैया, ध्यान दीजिए कि इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या था, जीरो था। फायर होने के बाद जितना मोमेंटम क्या था बुलेट का, उतना ही मोमेंटम क्या होगा गन का। गन बुलेट गई आगे, गन आएगी पीछे, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, रिकॉइलिंग वेलोसिटी। रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम करने के लिए हमेशा सिस्टम का मास क्या होना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है भैया। देखिए देखिए यहां पर इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या हो रहा है भाई, बैठे बैठे वरना, भाई प्लीज बैठे वरना बक्कल तार दो तेरा मैं। देखिए भैया, कह रहा भैया, भाई प्लीज, कह रहा भैया, while firing a bullet the gun should be hold tightly to the shoulder। रीजन क्या है भैया, वही है कि भैया जब बुलेट आगे जाती है उसका जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम क्या होगा, गन का भी होगा। मास अगर गन का कम होगा, टाइटली हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो गन का मास क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, हमें चोट लगने की संभावना है। इसलिए हम क्या करते हैं, शोल्डर के साथ टाइटली पकड़ लेते हैं, ताकि उसके मास में हमारा मास क्या हो जाए, एड अप हो जाए। मास बढ़ने से उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। आपको एज इट इज लिख देना, द रिकॉइलिंग गन कैन बी, लिखा हुआ है, the recoiling gun can be hurt shoulder if the gun is held tightly against the shoulder, then the body and gun together will constitute one system। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी, एक सिस्टम बन जाएगी। the total mass become large and the recoiling velocity become small। समझ गए भैया, एज इट इज ही कॉपी कर लेना। अमन समझा। अगला क्या कह रहा है, why a man jump out of a boat to the shore, the boat slightly moves away from the shore। समझे, किनारे पर जब आदमी उतरता है, किनारे पे बोट से उतरता है, तो जब वो आगे की तरफ कूदता है तो बुलेट क्या होती है, सॉरी जो बोट होती है वो पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या था भैया, जीरो था। जब बोट आके रुकती है, आदमी भी उसी के अंदर रहता है, तो बोट रुक गई, आदमी भी रुक गया, नेट मोमेंटम क्या है, जीरो। लेकिन जब आदमी आगे की तरफ निकलता है तो बोट क्या होती है, थोड़ा पीछे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो रिकॉइल करेगी। क्या करेगी, क्योंकि जितना आदमी का मोमेंटम होगा उतना बोट का भी मोमेंटम होगा। अब बोट का मोमेंटम होगा तो भैया क्या करते हैं, हैवी बोट तो नहीं मूव करती पीछे की तरफ। रीजन क्या है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो रिकॉइल करने की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब छोटी मोटी बोट होगी, ठीक है, तो ज्यादा रिकॉइल कर जाती है, क्योंकि जितना मोमेंटम आदमी का आगे जम करके निकला उतना ही मोमेंटम उसका भी रहेगा, ठीक है भैया। मास कम होने की वजह से उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही लिखा हुआ है, इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ बोट एंड मैन क्या होता है भैया, जीरो होता है। जब आदमी आगे की तरफ कूदता है शोर से, तो उसके पास कुछ मोमेंटम होता है जो कि आगे की तरफ होता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि बोट का भी इतना ही मोमेंटम होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए बुलेट वो बोट क्या होती है, पीछे की तरफ खिसक जाती है। समझ गया। अगला कह रहा है भैया,
एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, अपने साथ एक फालतू की चीज ले आते हैं, ठीक है, अपने साथ एक फालतू की, लेकिन ये कई बार दुर्घटना का कारण बन गई है। अब अपने साथ काम की चीज ले आते हैं, ठीक है। करते क्या है, जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो उनके साथ एक चेन होती है जो सेटल में बंधी होती है, और उनके जो जैकेट होता है उसमें बंधी होती है, ठीक है। अब जब वो निकलते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो जब उनको वापसी गेट के अंदर जाना होता है, ठीक है, तो जैसे गेट पीछे की तरफ है, ठीक है, गेट पीछे की तरफ है और वो आगे की तरफ चले गए। अब वो पीछे की तरफ कैसे आएंगे, तो भैया कोई, अब मुड़ना भी है हमें, तो मुड़ने के लिए तो भैया कुछ चीज पकड़ होनी चाहिए। जैसे हम जमीन पर मुड़ रहे हैं, मुड़ गए, रीजन क्या है, क्योंकि जमीन के साथ हमारा पैर अटैच्ड है, फ्रिक्शन की वजह से हम मुड़ गए। लेकिन अगर आप स्पेस में, आप मुड़ ही नहीं सकते, स्पेस में कोई चीज है ही नहीं जिसको पकड़ करके, जिसके अगेंस्ट में आप मुड़ सको। अब क्या होता है भैया, इसका एक सोल्यूशन है, हाथ में कुछ लिए रखते हैं, वो अब आगे की तरफ फेंकते हैं, उतना ही मोमेंटम क्या होता है, बॉडी का भी होता है, बॉडी क्या होती है, पीछे शिफ्ट कर जाती है, ठीक है भैया, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भैया, एन एस्ट्रोनॉट्स इन द ओपन स्पेस हु वांट टू रिटर्न द स्पेसशिप थ्रो सम ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पेसशिप। समझ गए भैया, उनको अगर स्पेसशिप में वापसी आना तो क्या करते हैं, किसी चीज को फेंक देते हैं, जिसके वजह से वो वापसी अपने उसमें आते हैं। लिखा हुआ है, बाय डूइंग सो he gains momentum equal and opposite that of the thrown object and so moves towards the spaceship। समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी, ठीक है भैया। रॉकेट और जेट प्लेन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आपने देखा होगा, जो रॉकेट होता है उसके पीछे से बहुत हाई थ्रस्ट क्रिएट होता है, ईंधन जलता है, ईंधन जब जलेगा, फ्यूल जब जलेगा, तो मोमेंटम के साथ क्या होता है, ये बाहर की तरफ आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है भैया कि उतना ही मोमेंटम क्या होगा, स्पेसशिप का भी होगा। तो वो मोमेंटम की वजह से क्या होता है, स्पेसशिप उस ईंधन से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है। समझ गया, वही लिखा हुआ है। रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स स्टार्टिंग में दोनों क्या थे भैया, रेस्ट में थे, और फ्यूल भी रेस्ट में था। जब टोटल मोमेंटम हमें पता जीरो था, जब रॉकेट प्रपोज करता है तो भैया जो फ्यूल होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, उतना ही मोमेंटम क्या होता है भैया, नोजल से निकलता है ना भैया, नोजल जानते हो ना भैया, जहां से फ्यूल निकल, वो जल के निकलता है, तो उतना ही मोमेंटम क्या होगा, रॉकेट का भी होगा। रॉकेट के पास मास है लेकिन वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। चलो इस चीज को ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एग्जांपल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बम, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन जो होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो, ओए सुन ले, यहाँ के न्यूमेरिकल्स कई बार दिक्कत पैदा कर देते, ठीक है, कई बार दिक्कत पैदा कर देते, है आसान टॉपिक, ठीक है भैया, आसान टॉपिक है। कह रहा भैया जब बम एक्सप्लोड होता है, जब एक्सप्लोजन से पहले बम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, जीरो, बम एकदम रेस्ट में था, बम क्या था, बम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ तो बम के बहुत सारे टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं, हर टुकड़े का मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले मान लीजिए बम के 3 टुकड़े हुए, तो पहले टुकड़े का मोमेंटम प्लस दूसरे टुकड़े का मोमेंटम प्लस तीसरे टुकड़े का मोमेंटम बराबर में क्या आएगा, बराबर में क्या आएगा, जीरो। मैंने कहा था बम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है क्या, इनिशियल मोमेंटम बराबर में एक्सप्लोड होने से पहले कुल मोमेंटम क्या था भैया, जीरो। एक्सप्लोड होने के बाद 4 टुकड़े हो गए, तो चारों का मोमेंटम का सम भी क्या आएगा, 5 टुकड़े तो 5 का मोमेंटम का सम क्या आएगा, 10 टुकड़े तो 10 का मोमेंटम का सम क्या आएगा भैया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ भैया, अब ये हटेगा, ये है कौन, ये वैसे ये था नहीं, दूसरा कौन था, योन, चैट वैट नहीं दिखता है कभी, नहीं हो सकता। देखिए भैया, कह रहा भैया, भाई ध्यान दीजिए, कह रहा भैया कि बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से पहले बम क्या था भैया, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा,
its total momentum is 0. As it is explode, it breaks into the many parts of the masses m1, m2, m3, etc., which flies off with the different velocities v1, v2, v3, etc. तो भैया क्या इनिशियल मोमेंटम क्या था? रेस्ट था 0. इनिशियल मोमेंटम क्या 0. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए. फाइनल क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 प्लस m4 m5 सबका सम क्या होगा? 0 होगा. और एक बात ध्यान में ना, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, ध्यान रखना. अब ये सबका सम 0 हो रहा है. क्या हो रहा है? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी. क्या होता है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि अगर वेक्टर क्वांटिटी 5-6 वेक्टर क्वांटिटी है, उनका सम 0 है, तो इसका मतलब वो एक क्लोज बनाएंगे, क्लोज पाथ बनाएंगे, क्लोज फेस बनाएंगे. जैसे देखिए हमें पता है इन सबका सम क्या आना भैया? 0 आना है. तो उसको ऐसा लिखेंगे m1 v1 m2 m3 m4, और इसका मतलब हो गया कि भैया यहाँ पर जो फाइनल आ रहा है वो भी क्या होगा? 0 होगा. ये बात ध्यान में रखना. अगर आपको 4 वेक्टर दिख जाए, चारों एक क्लोज सिस्टम बना रहे हैं, तो इसका मतलब उन चारों का सम क्या है? समझ गया भैया? तो एक्सप्लोड होने के बाद जितने भी टुकड़े हुए सबका सम किया, तो भैया क्या हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंट पार्ट हैव डेफिनेट मोमेंटम m1 v1 एक्सेट्रा. यहाँ पे लिखा था मोमेंटा. मोमेंटा मतलब प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल. ठीक है भैया? द वेरियस पार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ द क्लोज पॉलीगन. किससे रिप्रेजेंट करती है भैया? पॉलीगन. देखिए पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स हो. ठीक है? क्लोज पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मतलब सोचते हो एक का हेड दूसरे की टेल से मिलेगा. देखिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल. ठीक है भैया? दिस इंडिकेट्स दैट द टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इज 0. ये क्या दिखा रहा है भैया? क्लोज हेक्सागोनल. क्या दिखा रहा है आपका? पॉलीगोनल. ठीक है भैया? मोमेंटम इज कंजर्व इफ बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है भैया. अगर बॉम्ब एक्सप्लोड 2 पार्ट में होता, मान लीजिए यहाँ पे तो बहुत सारे पार्ट है, अगर 2 पार्ट में होता है तो समझ जाना कि दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया? अपोजिट है. अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होता 3 पार्ट में, तो 2 का रिजल्ट तीसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा. बॉम्ब देखिए, सुन लीजिए, बॉम्ब अगर 2 पार्ट में एक्सप्लोड होता है, इसको मुंह पानी मार दे, थोड़ा सा मार दे. 4. देखिए भैया, बॉम्ब अगर एक्सप्लोड होता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, तो दोनों टुकड़ों का मोमेंटम एक दूसरे क्या होगा? अपोजिट होगा. बॉम्ब अगर फटता है 3 पार्ट में, तो 2 टुकड़ों का मोमेंटम तीसरे के क्या होगा? 2 टुकड़ों का रिजल्ट जो होगा तीसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा. बॉम्ब फटता है 4 पार्ट में, तो 2 का रिजल्ट एक दूसरे क्या होगा? अपोजिट होगा. वही लिखा हुआ है. एक पार्ट दे विल फ्लाई ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इक्वल मोमेंटम. कह रहा भैया अगर बॉम्ब 2 टुकड़ों में विभाजित होता है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दोनों का क्या होगा? अपोजिट होगा. ये चीज ध्यान रखना. यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रखा है आपको एज इट इज पूरा कॉपी करना, और इससे क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े आते हैं. ध्यान रखना. ये बड़ा आपको इसको पढ़ के ही लगेगा कि आप इसमें नई नई चीजें सीख रहे हो. ठीक है? चलो अब देखिए भैया क्वेश्चंस पे आते हैं. चलो भैया करना चालू करो. क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से. आप थोड़ा आपकी नींद देखिए भैया. क्या कह रहा भैया? अ शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकंड. शेल की मास कितना? इतना. और शेल मतलब नॉर्मली कोई ऐसी कुछ भी मान लो, पत्थर मान लो, क्या दिक्कत है? 48 मीटर पर सेकंड है. व्हेन इट एक्सप्लोड इनटू द 2 पार्ट 18 kg स्टॉप. 18 kg वाला क्या हुआ? रुक गया. और while remaining parts fly off, find the velocity मतलब उसकी वेलोसिटी निकालनी है. सुन लीजिए, ये भैया पहला, और उसके बाद ये एक्सप्लोड हुआ 2 पार्ट में. इसका मास कितना था? 30 kg. और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 30 गुणे में 48. अच्छा ये वाला जो 18 kg का टुकड़ा था, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. तो इसका मोमेंटम क्या होगा? और जो है बाकी बचा 12 किलो वाला मास, इसकी वेलोसिटी अपने को निकालनी है. कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहता है भैया इनिशियल मोमेंटम बराबर में, इनिशियल क्या भैया? पूरा 30 गुणे में 48. और फाइनल क्या हो गया? दिस मोमेंटम प्लस
मास इंटू में 12 इंटू में v, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका क्या होगा 0 और अगले वाले का क्या होगा 12 इंटू में v। तो v क्या आ जाएगा भैया 30 गुणे में 48 डिवाइड बाय 12, 120 मीटर। जिसका इसका आ गया उसका सही है। ठीक है भैया, आदित्य हो गया तेरा, समझ गया। देखिए देखिए भैया, अगला 2 क्वेश्चन है। देखिए एक न्यूट्रॉन, भाई प्लीज, न्यूट्रॉन है जिसका मास कितना है भैया 20। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.67 इंटू 10 किलोग्राम। अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद द ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन से कोलाइड करता है। ठीक है भैया, कोलाइड विद दी, ये न्यूट्रॉन है ये ड्यूट्रॉन है, दोनों कोलाइड करते हैं और दोनों चिपक जाते हैं। अच्छा ये सुन लीजिए, अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं, भाई प्लीज बोलिए मत, ये था न्यूट्रॉन का डाटा, इनिशियल डाटा। और ड्यूट्रॉन का इनिशियल डाटा देखोगे तो ड्यूट्रॉन जो होता है वो डबल ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है भैया डबल होता है। तो 2 mn हो गया। वेलोसिटी क्या थी न्यूट्रॉन की इनिशियल 0, रेस्ट में था। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका इंटू में इसका 1.67 इंटू 10⁻27 और इसकी वेलोसिटी कितनी 10⁸ ये इसका मोमेंटम हो गया। इसका क्या होगा 0, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। उसके बाद आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों एक साथ अटैच्ड हो गए। ठीक है, और इनकी वेलोसिटी क्या होगी एक जगह, दोनों अटैच हो गए एक साथ चलने लगे, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी v, क्या होगी दोनों एक साथ चिपक गया उसके बाद एक ही वेलोसिटी से चलने लगे। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो इस केस में फाइनल मोमेंटम क्या होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू में वेलोसिटी v। अब हमें क्या पता भैया कुल इनिशियल मोमेंटम क्या है ये रहा, कुल फाइनल मोमेंटम क्या है ये रहा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल। इनिशियल क्या है भैया ये रहा फाइनल, और ये रहा इनिशियल, दोनों को बराबर कर दीजिए। आपको ये वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकाल लोगे, क्योंकि आपको बता दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है भैया ये तो रखा है, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा इसका डबल होगा, ये रहा मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ये रहा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे रखिए मास ऑफ ड्यूट्रॉन v निकालना है, बाकी ये सब पता, दोनों को बराबर कीजिए, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है भैया, एक कार है, भाई प्लीज बोलिए मत, एक कार है जिसका मास क्या भैया 1000 किलोग्राम। मास ऑफ कार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। मास ऑफ कार कितना है भैया 10⁻³ kg। वेलोसिटी कितनी है 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डैश इनटू द रेयर ऑफ ट्रक ऑफ मास 8000 kg इज मूविंग विद द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये है कार का और ये है ट्रक का। ट्रक का मास कितना है 8000, 8 इंटू 10⁻³ kg। वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है भैया 8 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, मास ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, निकाल लोगे। उसके बाद कह रहा है भैया आफ्टर द कोलिजन द कार बिकम विद द, अच्छा कार जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से जाने लगी, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का सीन है, टक्कर कोलिजन से पहले, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा भैया मास ऑफ कार तो वही रहेगी,
क्या भैया 10 की पावर 3 kg। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी होगी भैया 8 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ ट्रक वही है 8 गुणे 10 की पावर 3 kg। वेलोसिटी ऑफ ट्रक अपने को निकालना है, तो ये फाइनल मोमेंटम आ जाएगा ऐसे एम सी वी सी डैश डैश कर दीजिए इसको, ठीक है। और एम टी वी टी डैश, आपको वी टी डैश की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल। तो अपने को निकालना क्या भैया? वी टी डैश की वैल्यू निकाल लोगे? हो गया, हो जाएगा। कौन है? सोमिया। अबे तो ऐसे बोलकर ना जय भीम, ऐसे बोलेगा जय भीम। देखिए भैया, देखिए ओए ध्यान दीजिए। आयुष तू बता, पूरा सारा क्वेश्चन तू ही बताएगा। कह रहा भैया हंटर हैज मशीन गन। हंटर के पास क्या शिकारी है? मशीन गन। अच्छा बुलेट कितनी है उसकी? मास ऑफ बुलेट कितना? 50 ग्राम। अब वेलोसिटी कितनी है अभी बुलेट की? मीटर पर सेकेंड। 60 kg टारगेट springs at with him the velocity of 10 meter per second. ठीक है। हाउ मैनी बुलेट मस्ट बी हंटर फायर इनटू द टिगर। अच्छा टिगर है, टाइगर ही बोल रहा हूं मैं, टिगर इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम इन ट्रैक। देखिए भैया पता क्या कह रहा है? कह रहा भैया वैसे इन दोनों क्वेश्चन को भी ट्राई करना, जो आईआईटी वाले ज्यादा आसान है। हाँ ज्यादा आसान सही में। देखिए भैया कह रहा है भैया एक हंटर है, उसके पास मशीन गन है जिसके अंदर बुलेट का मास कितना है भैया? 50 ग्राम है, ठीक है। विद बुलेट वेलोसिटी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। 60 किलो केजी टिगर स्प्रिंग्स। क्या लिखा है? टिगर ये नहीं? अच्छा टाइगर है क्या? अच्छा टाइगर है, अलग ही है। हाँ 60 kg टाइगर स्प्रिंग एट हिम विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी तरफ आ रहा है। अच्छा स्प्रिंग्स मतलब उसकी तरफ